सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर हम आज इलेक्ट्रिसिटी हमने क्लास 10th की एक वन शॉट की वीडियो बनाई है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। क्लास 10th की हमने इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट का एक वीडियो बना दिया है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th है उसमें एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी हमने पूरी थ्योरी, फिर उसके बाद उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, ये साढ़े चार घंटे यानी 4 आवर 32 मिनट्स में लगभग पूरी चैप्टर और इनटेक्स्ट के क्वेश्चंस बता दिए। लेकिन बच्चों का कहना है कि सर थोड़ा सा बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस बता दो। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी एनसीईआरटी बुक जो है हमारे पास, उसके बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि लगभग हमें लगता है 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 18 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, बताएंगे। और उसको बताने से पहले थोड़ा सा फार्मूला वगैरह क्या यूज करना है उसका रिवीजन करा देंगे। अगर आपने थ्योरी देख ली है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है फिर भी न्यूमेरिकल बनाते बनाते कम से कम न्यूमेरिकल बनाने तो आपको आ ही जाएगा। सॉरी, चलिए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम आपको क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी की बैक एक्सरसाइज के जो 18 क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आप अगर आप लोगों को थ्योरी वगैरह पार्ट पढ़ना है तो आप आराम से मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ इलेक्ट्रिसिटी के। वहां पर 4 घंटे 32 मिनट 4 आवर 32 मिनट्स में हमने पूरी थ्योरी, पूरे इनटेक्स्ट के क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो एक वीडियो हम और बना देंगे जिसमें सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे इलेक्ट्रिसिटी के अलग से। अभी के लिए हम बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस वन शॉट में पूरा करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास हमारा, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीज पढ़ा था आपने? तो सबसे पहले एक चीज पढ़ा था Q बराबर NE, जहां पे Q होता था चार्ज, N जो होती थी ये होती थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो होता था वो होता था चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती थी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। फिर एक फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू Q अपॉन T। I जो होती थी वो करंट होती थी, Q जो है हमारे पास वो चार्ज है, और T जो है हमारे पास वो टाइम है। करंट की यूनिट हम लिखते थे एम्पियर, जिसको हम A से भी डिनोट कर लेते थे। टाइम की यूनिट हम हमेशा यूज करते हैं सेकेंड, जिसको हम SEC भी लिख सकते हैं और सिर्फ S भी लिख सकते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते थे। फिर आगे यहाँ पर तो Q की यूनिट पता चल ही गया, E का यूनिट ऑलरेडी पता है, यूनिट वगैरह भी लिखते जा रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो हमने पढ़ा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ पर जो V है ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में यानी बच्चों वाली भाषा में यानी देहाती लैंग्वेज में हम लोग वोल्टेज कह के भी बुला लेते थे। ठीक है, तो वही वोल्टेज है, लेकिन एग्जैक्टली साइंस में इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर बोलते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करो तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ये जो W है ये है हमारे पास वर्क, और वर्क की यूनिट हमें मिलेगी जूल। ये जो Q है हमारे पास वो है चार्ज, और चार्ज की यूनिट अभी अभी देखा आपने कूलम्ब होती है। अच्छा, फिर जब थोड़ा आगे बढ़े तो फिर हमने देखा V इक्वल्स टू IR। ये कहां से पढ़ा हमने? ओम्स लॉ से पढ़ा। V जो था वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, जिसकी यूनिट
वोल्ट थी, आई वही करंट जिसकी यूनिट एम्पियर थी, यह है क्या हमारे पास करंट, और आर जो था ये है रेसिस्टेंस, क्या है रेसिस्टेंस जिसकी यूनिट थी ओम, ऐसे साइन बनाते थे या ओ एच एम लिख के आते थे, ठीक है। इसको इरेज करें, लिख लो, ये सारी चीजें एक बार डिस्कस कर देते हैं ताकि जब न्यूमेरिकल बनाए तो आपको एक साथ चार्ट डाटा बना हो, मिल जाए आपको एक साथ सारी चीजें, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम साइड में लिख देते हैं, लिख लो पहले Q बराबर एन ई, फिर I बराबर Q अपॉन टी, फिर V बराबर W अपॉन Q, फिर V बराबर I R, ओम्स लॉ से आपने पढ़ा है, जिसको यहाँ से आप बहुत तरह तरह से तोड़ सकते हो, लिख सकते हो R इज इक्वल टू V अपॉन I, या इसी को चाहो तो आप लिख सकते हो I इक्वल टू V अपॉन R, वगैरह वगैरह चीजों को तोड़ सकते हैं। क्या होता है नहीं होता है वो ऑलरेडी थ्योरी में तो हम समझा चुके हैं, और आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ के भी आए हो तो प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इन सब चीजों को साइड में लिख देते हैं, इरेज करें, सबका यूनिट वगैरह लिख दिया, Q की यूनिट हो गई, I का हो गया Q, T W का हो गया, ये वर्क है इसकी यूनिट जूल है, R रेसिस्टेंस है, ओम ओ एच एम लिखते हैं। चलिए लिखो, इसको इरेज करते हैं। यानी यहां से एक साथ हम पूरा बोर्ड पर भर भी देंगे वो सारे फार्मूलाज, लेकिन आप लिखो, देखो फार्मूलाज लिखने से क्या होता है ना, फिजिक्स एक ऐसी टॉपिक है जहां आपको अगर थ्योरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है ना, अगर फार्मूला धीरे धीरे याद कर लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी एक फार्मूला Q बराबर एन ई, एक फार्मूला I बराबर Q अपॉन टी, जिसको चाहो तो Q बराबर I T भी लिख सकते हो, एक फार्मूला और Q की जगह एन ई डाल के तो एन ई बराबर I T भी लिख सकते हो, एक फार्मूला ये बन सकता है, एक ये होता है, और इसकी मदद से Q बराबर आई टी कैसे लाया समझ गए ना, T को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आई टी हो गया, और Q की जगह एन ई पुट कर दिया तो एन ई बराबर आई टी भी हो सकता है। फिर आपने पढ़ा था V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन Q, जिसको यहां से चाहो तो W बराबर V Q लिख सकते हो। फिर आपने पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़े हम ओम्स लॉ से आगे बढ़े तो हम देखें R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। R जो होती है ये होती है रेसिस्टेंस ऑफ वायर, जिसकी यूनिट ओम होती है और जिसको हम OHM भी लिखते हैं। रो जो होती है ये रेसिस्टिविटी होती है, क्या होती है रेसिस्टिविटी ऑफ वायर या कंडक्टर, वायर बोलो या कंडक्टर बोलो, और जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर, जिसको आप OHM मीटर भी लिख सकते हो। L जो है वो है हमारे पास लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर, जिसकी यूनिट मीटर होती है, जिसको हम M लिख सकते हैं, और A जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया है और एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट होती है, यानी स्क्वायर मीटर। जो बेसिक यूनिट है जो लेके हमें चलना है वो सारी यूनिट की बात करेंगे। यानी अगर ये हमारे पास एक वायर हुआ करता था तो इस वायर की अगर लेंथ मान लो L है तो यही वाली लेंथ की बात हो रही है, इस वायर की रेसिस्टेंस मान लो R है, इस वायर की रेसिस्टिविटी मान लो रो है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो साइड वाली एरिया होती थी उसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते थे। इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, इसकी ओम मीटर, इसकी ओम। तो यहाँ से एक फार्मूला मिला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस फार्मूला की मदद से कोई चाहे तो ये भी लिख सकता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, या अगर कोई चाहे तो लिख सकता है एल इज इक्वल टू, इसको इधर लाओ तो आर, आराम से समझना है, देखो ना इसको एल बराबर लिखना है तो आर ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रो नीचे चला जाएगा, देख रहे हो ना, देखो ना एल लिखना है तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है। कोई कहेगा चलो इतना, अब आप इधर उधर कर लोगे तो ये सारी चीजें आपने देखी, इसको इरेज करें, पक्की वाली बात। ये सब फार्मूला एक चार्ट में होना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। ये NE है, ये सब एक चार्ट बना के आपको दे देते हैं, सबका यूनिट बता देते हैं ताकि एक बेसिक चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। समझ रहे हो ना, पक्की वाली बात। हाँ सर ये काम तो आपने ठीक किया डायरेक्ट न्यूमेरिकल बताने से पहले। तो हमने देख लिया सबसे पहले
Q बराबर एन आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर आई टी, एन बराबर आई टी, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू बराबर वी क्यू, वी इक्वल टू आई आर और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब कोई रेसिस्टेंस बोलो या रेसिस्टर बोलो, अगर सीरीज में है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn। सीरीज का कंडीशन होता है कि करेंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टर, और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन ऑल रेसिस्टर। सारे रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और करंट सेम होता है। और इसी रेसिस्टर का अगर पैरेलल देखो आप, तो इस समय जब हम 1/R इक्विवेलेंट निकालते थे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn होता था। इस समय जो होता था पैरेलल के लिए, वो करंट जो है वो डिफरेंट हो जाता था। करंट इज डिफरेंट इन ऑल रेसिस्टर। फिर दूसरी चीज, इस समय करंट सेम, इसमें करंट डिफरेंट है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ऑल रेसिस्टर। ये सारी चीजें थी। तो देखो ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको वीडियो में जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो हो सकती है, एक चार्ट फार्मूला क्या क्या यूज करना है, वो सारी चीजें हम आपको लिख दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो फार्मूला भी एक तरह से याद हो जाएगा, लिख लो इसको। ये सारी बातें इरेज करें, लिखा था ना, हट गए थे ना, दिक्कत नहीं हुआ था ना। अब यहां से एक और फार्मूला आया हमारे पास सीरीज के लिए, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 प्लस Rn, और पैरेलल के लिए जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल हमने पढ़ लिया। पहले हमने देखा Q बराबर एन आई बराबर क्यू अपॉन टी, Q बराबर आई टी, एन बराबर आई टी, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू बराबर वी क्यू, वी बराबर आई आर, एल इज इक्वल टू रो एल बाई आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसी को घुमा फिरा के ऐसे लिखा। अच्छा, अब आगे आते हैं तो H बराबर होता है P इंटू टी। H जो होता है वो होता है हीट, और इसकी भी यूनिट होती है, हीट बोल लो या वर्क बोल लो या एनर्जी बोल लो, सबकी यूनिट क्या होती है, जूल, जिसको J से डिनोट करते हैं। P जो है वो है पावर, और T जो है वो है टाइम। पावर की यूनिट हमेशा हमें वाट में रखनी है, जिसको W कहते हैं। W लिखे यूनिट में तो वाट है, लेकिन W अगर ऐसे फार्मूला में लिखे तो वर्क है। वर्क की यूनिट जूल, जूल के वर्क के लिए J और पावर के लिए W, तो पावर के लिए यूनिट है W, डिनोट करते हैं इसको P से, या लिखा हुआ ऊपर में P। और T जो है वो टाइम है, और टाइम को हम हमेशा सेकेंड में लिखते हैं। ठीक है, फिर एक फार्मूला देखा हमने, P इक्वल्स टू W अपॉन टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। यहां से हम W बराबर डाल सकते हैं VQ अपॉन टी। अच्छा, यहां से Q अपॉन टी जो हमारे पास है उसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, I डाल सकते हैं, यानी P इक्वल्स टू VI भी मिल गया। यानी एक फार्मूला मिला आपको H इज इक्वल टू P की जगह आप डाल सकते हो, एक तो मिला P इंटू टी, एक मिला H इज इक्वल टू P की जगह डाल सकते हो आप W अपॉन टी। W अपॉन टी डालोगे तो वर्क आ जाएगा, यानी हीट जो है वही वर्क है, जितना काम किया वही तो है। देखो ना, P की जगह W अपॉन टी डालोगे, इंटू टी है, ये कट जाएगा, तो हीट इज द वर्क डन बाय दी सेल, जो बैटरी के द्वारा वर्क किया जाता है, उसी की वजह से तो हीट बनता है। फिर अगर VI डाल दोगे यहाँ पर P की जगह, तो H इज इक्वल टू VIT मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और फार्मूला देखा आपने, P इक्वल टू W अपॉन टी। एक और देखा P इक्वल टू VI। इरेज करें इधर, पक्की वाली बात। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, आपने देखा P इक्वल्स टू VI। ठीक, अब यहां से V इक्वल्स टू I R है,
तो v की जगह अगर आई आर डाल दोगे तो आई आर इंटू आई यानी p बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अगर आप ये कहां से मिला आपको, ओम सर ने दिया था। उसी तरह v इक्वल टू आई आर को चाहो तो आप लिख सकते हो आई बराबर v अपॉन आर। तो इस फॉर्मूला में चेंज करोगे तो p बराबर v इंटू वी अपॉन आर दैट इज p बराबर v स्क्वायर अपॉन आर। यानी पावर का ये भी फॉर्मूला हो सकता है, पावर का ये भी फॉर्मूला हो सकता है, पावर का ये भी फॉर्मूला हो सकता है। उसके अलावा h बराबर आपको मिला वी आई टी। अब v की जगह अगर आई आर डाल दोगे, यहां पर अगर v की जगह आई आर पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर यहां पर H इज इक्वल टू वी आई टी है, और अगर आप मान लो I की जगह V अपॉन आर डाल देते हो तो I V अपॉन आर, तो H बराबर V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा। तो ये सारी फॉर्मूलाज हो गई। इसको एक चार्ट डाटा में लिख लो। एक नंबर फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये है पूरा एक साथ। उसमें मेन है R इज इक्वल टू रो एल बाई, उसी को इधर उधर बनाया। फिर उसके बाद 9वां ये हो सकता है, 10वां ये हो सकता है, ये सारे H वाले। फिर 11th नंबर ये हो सकता है। फिर उसी सबको आगे बढ़ाते गए V इक्वल टू आई आर लगा के इरेज करें। लिखो, इसको पहले पूरा लिख लो, नंबरिंग बाद में दे देना। अच्छे से फार्मूला लिख लो। ये सारे फार्मूला अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत आसान है, अगर नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना टफ है। इसको करो। एक छोटा सा और बच गया है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इसको लिखने का टाइम देते हैं 1 मिनट। लिखो फास्ट से, जल्दी अच्छे से लिख लो। स्क्रीनशॉट बाद में लेना, 10th क्लास में हो आप। 11th 12th वाले स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अच्छा लगता है। पॉज करके लिखना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मिटा लें, पूरा हटा दे। एक और फार्मूला बच जाता है जिसको यहीं पर हटा देते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा है कॉमर्शियल यूनिट, जो हमारे घर में बिजली का बिल लगाने वाला जो मीटर है वो है। तो कहता है 1 यूनिट की वैल्यू वही होगी जो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होगी। यानी 1 घंटे में कितना किलोवाट आपने खर्च किया वो 1 यूनिट के बराबर है। अगर इसको आप जूल में चेंज करो तो आप कह सकते हो 1 यूनिट बराबर, किलोवाट को जब वाट में चेंज करोगे तो 1000 वाट हो जाएगा, और आवर को जब आप सेकेंड में चेंज करोगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। यहां से देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, एक और 0 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से थोड़ा सा तो हटाना ही पड़ेगा, लिख लिया होगा आपने। ये साइड वाला हटा देते हैं। यहाँ से आप 1 यूनिट बराबर, देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, 3.6 और 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड। अब देखो तो यहां से आपको मिला है पावर की यूनिट वाट और टाइम की यूनिट सेकेंड, और वाट और सेकेंड मिलके क्या मिल रहा है, हीट, और हीट की यूनिट जूल। तो इसको लिख सकते हो 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये कमर्शियल यूनिट हो गया आपका। तो इस तरह से इतना ही फॉर्मूला है आपकी किताब में, जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी क्या मतलब है, कैसे करना है, अगर इसकी पूरी डिटेलिंग चाहिए तो इसके लिए हमने ऑलरेडी 4 आवर 32 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जिसके अंदर सारे थ्योरी और इंटेक्स्ट क्वेश्चन बताए हैं। आज तो हम सिर्फ बैक एक्सरसाइज बताने आए हैं, तो बैक एक्सरसाइज के बताने से पहले हमने सोचा एक फार्मूला का चार्ट टेबल तैयार कर दे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लिख लो इसको, सारी बातें को अच्छे से लिखो, एकदम समझदारी के साथ लिख लिया सर। अब रहने दो, स्क्रीनशॉट तो हम ले ही सकते हैं। नहीं, स्क्रीनशॉट मत लो। देखो 11th 12th के बच्चों को हम कहते हैं वीडियो में कि स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसके पास इतना डर होता है ना कि अच्छा स्क्रीनशॉट लिया है, पढ़ लेते हैं, बोर्ड में अच्छा नहीं आएगा, जेईई का एग्जाम आने वाला है, मतलब उसके ऊपर खौफ बना होता है, क्योंकि वो कैरियर क्लास होती है। 10th क्लास के बच्चे सोचते हैं कर लेंगे ना, स्क्रीनशॉट तो है ही। तो इसलिए हम कहेंगे बैठ के आप लिख लो, स्क्रीनशॉट का लफड़ा मत करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिया आपके दिमाग में गलत फहमी बढ़ जाएगी। क्या गलत फहमी हो जाएगी, आप सोचोगे यार स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है सर, कभी भी लिख लेंगे, वो कभी नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते चलो, बनाते चलो, सारी चीजें आसान होती चली जाएगी। अब देखो बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है
अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, एक वायर है, इसका रेसिस्टेंस है आर, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इस रेसिस्टेंस को 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में काट दिया, तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट, सब इक्वल इक्वल है। तो टोटल अगर 10 है तो हर का कितना होगा, 2 2 5 से डिवाइड कर दोगे तो 2 2 ओम हो जाएगा। अगर सब R है तो ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5 और ये भी R/5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, तो देखो ना, R 10 टोटल है, अगर उसको 5 भाग में डिवाइड कर दोगे तो सब 2 2 हो जाएगा। क्या किया, 10 को 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10। तो उसी तरह R टोटल है, तो उसको 5 भाग में डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो R/5 सबका रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, यानी ऐसा कुछ है, 1 2 3 4 5, ये सब के सब किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। मान लो इधर से आके ऐसे आके इधर बैटरी लगा लेते हैं, ऐसा कुछ होता, ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है। दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन अच्छे से, वीडियो में कटिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये पैरेलल में, ऊपर बना दे, अच्छा लिख लेते हैं पहले फिर बना देंगे। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, ये जो भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, और इसका जो R इक्विवेलेंट है वो कहता है R डैश है। तो बताइए R/R डैश का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन को अब समझाते हैं अच्छे से, एकदम डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को प्यार से समझना है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, कहता है 5 रेसिस्टेंस है। देख लो, अगर क्वेश्चन को देख लो, बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन सब है। देख लिया, देखो 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 अच्छे से देख लो, देख लिया सर, बता दे पक्की वाली बात। चल ठीक, कहता है क्वेश्चन में कि, क्वेश्चन हटा दिया, कहता है ये 5 रेसिस्टेंस था, ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, यानी कुछ एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है, पांचवा ऐसा है। क्वेश्चन को प्यार से समझना है, जानना है, घबराना नहीं है। ये पांचों के पांचों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और कहता है इस पांचों का जब R इक्विवेलेंट निकालोगे आप, जब इस पांचों का R इक्विवेलेंट निकालोगे तो उसको R डैश मान लेना है। तो बताओ R/R डैश क्या होगा, ओरिजिनल R अपॉन जो नया R इक्विवेलेंट निकला, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास पैरेलल होता है तो हम निकालते कैसे हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि 5 रेसिस्टेंस है तो 5 बार लिखा। तो यहाँ से मिला 1/R इक्विवेलेंट की जगह क्या कह रहा है लेने के लिए, R डैश। तो R इक्विवेलेंट के लिए R डैश ले लो, तो कह रहा R इक्विवेलेंट जो भी है वो R डैश के बराबर है, इज इक्वल टू 1/R1 की जगह आप लिख सकते हो R/5, R2 की जगह भी 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 5 सब में कहाँ चला जाएगा, ऊपर 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 ऊपर। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है कि ऊपर क्यों जाएगा, तो देखो आप गौर से समझना। आपके पास है 1/R1, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 1/1, ये जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है इसको 1/1, और R1 की जगह R/5, तो ये 5 ऊपर जाएगा ना। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन में कौन था, R1 की जगह R/5 था ना, 1 तो अकेला था, तो 1 को 1/1 बना दिया और R/5 कर दिया, यानी ऊपर चला जाएगा। यहां से आपको मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट की जगह R डैश बराबर 5/R प्लस 5/R, 5 ऊपर चला जाएगा, प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, 1 2 3 4 5। इन तीन सबका एलसीएम लोगे, ये वाला फिगर हटा देते क्योंकि वहां बना चुके हैं। अगर इन सबका एलसीएम लोगे
तो क्या आएगा दिखाते हैं आराम से, अब तो समझ गए हो ना क्वेश्चन। तो यहां से बोलोगे 1/r डैश बराबर सब का एलसीएम होगा r, तो यहां पर आएगा 5 प्लस, ये तो दिक्कत नहीं ना, सबके नीचे r है तो एलसीएम r हो गया, सबको 5 5 5 5 प्लस जोड़ दोगे 1 2 3 4 5। अब ये कितना हो गया 1/r डैश बराबर 25/r, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा r अपॉन, देखो ना ये r इधर आएगा तो r अपॉन r डैश बराबर 25 आ जाएगा, यानी r अपॉन r डैश का रेशियो कितना आ गया 25, और रेशियो है तो यूनिट नहीं होगा क्योंकि इसका भी यूनिट ओम इसका भी यूनिट ओम, तो रेशियो का कभी यूनिट नहीं होता, a/b का कोई यूनिट होता है नहीं। इसका आंसर क्या हो गया 25, यानी ये हमारा बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, बना लो इसको, फास्ट बना लो, एकदम घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत प्यार से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, इरेज करें? हाँ सर कर दो। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, एकदम बारीकी से समझो, फॉर्मूला लिखवा दिया है, इससे आपको ये फायदा होगा कि मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा? ये मजा आ गया कि आपके पास एक पूरा फॉर्मूला का चार्ट हो गया। अब आप क्वेश्चन को देखो, क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी में सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है ना, तो आप क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत आसान है। देख रहे हो ना, फॉर्मूला दिमाग में, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, हल्का सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फॉर्मूला को आराम से अचीव कर सकते हो, फॉर्मूला की मदद से आंसर को अचीव कर सकते हो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट पावर। पावर का 4 फॉर्मूला दिया हुआ है, एक P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, एक दिया हुआ है P इक्वल्स टू I R स्क्वायर, एक दिया हुआ है P इक्वल्स टू VI, और एक दिया हुआ है P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। पूछ रहा है इसमें से गलत कौन है, क्या पूछ रहा है? गलत कौन है, तो दिमाग लगाओ। फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल्स टू W अपॉन T, W की जगह W बराबर VQ अपॉन T, देखो अभी लिखवाया है, और Q अपॉन T को लिख सकते हो VI, इसमें से अभी तो कोई है नहीं। अब V की जगह अगर आप IR यूज करोगे तो P इक्वल्स टू V की जगह IR इंटू I बन जाएगा I स्क्वायर R, कोई है? हाँ ये तो सही है। ठीक है, दूसरा, अगर आप I की जगह V अपॉन R यूज करोगे, यहां से I की जगह R को इधर ले आओगे तो P बराबर V की जगह V, और I की जगह V अपॉन R यूज करोगे तो V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा, ये भी है। और P इक्वल्स टू VI भी है, यानी ये भी है, यानी I R स्क्वायर कहीं पे नहीं आ रहा है। देखो आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। P इक्वल्स टू I R स्क्वायर नहीं होगा, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R होगा, P इक्वल्स टू VI भी होगा, और P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R भी होगा, लेकिन I R स्क्वायर नहीं होगा। इरेज करें, लिख लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3rd नंबर। लिख लिया है आप लोगों ने? लिख लो, जल्दी से लिख लो, लिखने में लेट मत किया करो। इरेज कर दे? कर दो सर। 10th में हो इसलिए आराम से चल रहे हैं, यही 11th 12th होता है तो हम स्क्रीनशॉट लेना समझ के आगे बढ़ जाते हैं। अरे सर तो आप रुकते क्यों हो, हम तो पॉज करके भी लिख सकते। हाँ ये तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा सुनाते हैं, हमने 11th 12th को भी सुनाया था, आपको भी सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। सोना जितना तपता है, नहीं फिर से आराम से सुनो, सॉरी। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना तेज निखरता है, वो उतना तेज चमकता है, वो उतना तेज निखरता है।
हीरे को जितनी धार लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, चलिए ज्यादा अच्छा नहीं लगा ना, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। मजेदार तरीके से नहीं सुना पाए सर आप, कोई बात नहीं, अगली प्रैक्टिस में सुना देंगे। क्वेश्चन मजेदार तरीके से बना लेते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एक बल्ब है, इज रेटेड 220 वोल्ट, यानी V बराबर है 220 वोल्ट एंड 100 वाट, P इक्वल्स टू 100 वाट। When it is operated at 110 वोल्ट, अगर इसी बल्ब को अगर आप V बराबर 110 वोल्ट कर दो तो बताओ पावर क्या होगा। तो सोचो, हमें जो ओम्स लॉ ने पढ़ाया था V इक्वल्स टू आई आर, जहां पर हम ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो हम कहते थे R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई होता था, जहां पर R जो है वो कांस्टेंट होता था, मतलब फिक्स्ड होता था। कांस्टेंट होता था मतलब फिक्स्ड होता था। फिक्स्ड होने का मतलब है कब के लिए, जब सेम इक्विपमेंट हो, इक्विपमेंट हो, जब सेम चीजें हो। जैसे बल्ब दोनों जगह सेम है तो दोनों का रेसिस्टेंस तो सेम होगा, वोल्टेज वगैरह कुछ भी बदल दो, बल्ब जिस रेसिस्टेंस का बना है उसी रेसिस्टेंस का रहेगा। तो इसी बात की मदद से हम फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास P दिया हुआ है और R नहीं पता, R दोनों में सेम है, तो हमारे पास एक फार्मूला है P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। यहां से हम लिख सकते हैं, R को उधर ले जाते हैं तो R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, तो V की जगह डालोगे 220 स्क्वायर है तो इंटू 220 अपॉन P की जगह है 100 ही है। हाँ ठीक है, इस जीरो ने इस जीरो को काटा, इस जीरो ने इस जीरो को काटा, ये हो गया 22 2 जा 44, 22 जा 44 एंड 4 484 ओम हो गया। अब इसका रेसिस्टेंस अगर 484 ओम है तो इसका भी रेसिस्टेंस क्या होगा, 484 ओम ही तो होगा। अब यहां से हम लगा देंगे P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, V की जगह 110 इंटू 110, क्योंकि V स्क्वायर है तो V की जगह 2 बार अपॉन 484। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम तो डायरेक्ट कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लेंगे, आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 11, अगर इसको ऐसा लिखे 11 इंटू 100, 2 जीरो को 100 बना दिया, 11 बना दिया, 484 कर दिया, तो 11 4 जा 44, 4 इज द कैरी, 11 4 जा 44, 11 4 कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, 425, यानी जब वोल्टेज 110 वोल्ट हो जाएगा तो पावर जो है 110 वोल्ट हो जाएगा तो पावर जो है वो 25 वाट हो जाएगा। जब 220 वोल्ट था तो पावर जो था वो 100 वाट था। तो इस तरह से दिमाग लगाना है कि जब भी कोई चीज पूछ, अब इसमें हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि V दिया हुआ था हमारे पास। इसमें हमने I स्क्वायर R क्यों नहीं लगाया, V I क्यों नहीं लगाया, क्योंकि I से हमें मतलब नहीं था, करंट बदलता है, क्योंकि ओम्स लॉ ने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। जितना करंट फ्लो करेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस, या जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट, ये सब चीजें। लेकिन रेसिस्टेंस तो फिक्स था, सब जगह पढ़ा है आपने थ्योरी में, तो इसलिए हमने रेसिस्टेंस निकाला और V दिया हुआ था तो V स्क्वायर अपॉन R ही हमारा ये फार्मूला है वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बीच में। इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इरेज कर दे, थर्ड हो गया। फोर्थ पे आते हैं। टोटल 18 क्वेश्चन है हमारे पास, उन सबको बनाकर हम आपको दिखाएंगे। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना तेज निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना प्रखर चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। इस तरह भी चीजें सुनाते रहेंगे। अच्छा सर, याद आ गया आपको। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, दो कंडक्टिंग वायर है, मान लो ऐसा कोई वायर है जो दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है एंड इक्वल लेंथ। अगर इसका सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ, इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ भी L है। टू कंडक्टिंग वायर ऐसे नहीं बनाते, वायर बना लेते हैं, समझेंगे आराम से। दो वायर है, एक वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है,
कहता है टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, ये दोनों का जो मटेरियल क्या है, सेम है, सेम मटेरियल है, यानी ये अगर कॉपर से बना तो ये भी कॉपर से, ये आयरन से तो ये भी आयरन से, एंड सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ, अगर इसका लेंथ L है तो इसका भी लेंथ क्या है, L है, एंड इक्वल डायमीटर, अगर इसका डायमीटर D है तो इसका भी डायमीटर D है, ठीक है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों वायर मान लो ऐसा ये वायर है, इस वायर को ऐसा इक्विवेलेंट बना सकते हो ना आप रेसिस्टेंस के रूप में, ठीक है। ये वायर को ऐसा बना दिया, वायर के अंदर कहीं रेसिस्टेंस रहा होगा, पहले दोनों को किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसी वायर को अब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी लगा हुआ है V, इसके मान लो ये रेसिस्टेंस R है, ये भी R है, तो इस समय ये भी R है, ये भी R है, और ये भी सेम पोटेंशियल से लगा हुआ है V। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, क्वेश्चन को समझेंगे, दो वायर है, ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, डायग्राम बनाना था इसलिए ऐसा ले लिया, इस दोनों वायर की लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, सेम चीज से बना हुआ है, एक और पोटेंशियल भी सेम है, V भी सेम है। एक बार इन दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट किया RR, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया, तो पूछ रहा है बताओ रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, और हीट की जैसे ही बात करेगा हीट प्रोड्यूस तो हम फॉर्मूला लगाएंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से देखना और समझना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब देखो हमारे पास है H = VIT, अब देखो दो वायर का पोटेंशियल सेम है, लेकिन ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो I वाला फार्मूला लेके चलना हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम ये फार्मूला लेके चल सकते हैं, H = V = I, R होता है I = V²/R। जब भी हमारे पास अगर करंट नहीं दिया हुआ है तो हम करंट वाला फार्मूला लेके नहीं चलते, तो इसकी जगह हम फार्मूला यूज कर सकते हैं V²/R × T। इस समय जो R इक्विवेलेंट है वो क्या है, R + R, दैट इज 2R। इस समय जो R इक्विवेलेंट है वो है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R + 1/R, दोनों सेम है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम लोगे तो R होगा 1 + 1 होगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2/R, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो R इक्विवेलेंट बराबर R/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। ये फार्मूला लेके चलेंगे, तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज = V²/, V सब में सेम है, रेसिस्टेंस इन सीरीज इनटू टाइम अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, इसकी जगह अपॉन V² रेसिस्टेंस इन पैरेलल इनटू टाइम, टाइप भी सेम है, क्वेश्चन को समझेंगे फिर से घबराने की जरूरत नहीं है। कहता है दो वायर है, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों का लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, डायमीटर सेम है, एक बार इसको सीरीज में कनेक्ट किया और एक बार पैरेलल में, यानी दोनों का रेसिस्टेंस भी सेम है। एक बार हीट में कनेक्ट किया तो सीरीज में कनेक्ट किया तो इस समय हीट निकाला, ये हमने बोला जब तक करंट की बात ना दी जाए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल की बात दी गई है, सेम है, इसलिए हमने V²/R वाला यूज किया, करंट का कोई डिस्कशन नहीं था, इसलिए फार्मूला हम लेके नहीं चले, V सेम था इसलिए हम ये लेके चले। अब H = होता है V²/R × T, टाइम दोनों के लिए सेम है, तो V² रेसिस्टेंस इन सीरीज इनटू टाइम, V² रेसिस्टेंस इन पैरेलल इनटू टाइम, टाइम ने टाइम को मार दिया, V² ने V² को मार दिया, तो क्या आया, सीरीज अपॉन पैरेलल = 1/, रेसिस्टेंस इन सीरीज अपॉन 1/, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ये ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई, तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल अपॉन रेसिस्टेंस इन सीरीज आया, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाया तो यहां से हमें मिला हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल = रेसिस्टेंस इन पैरेलल, पहले ऊपर आया है, क्या है हमारे पास R/2 अपॉन रेसिस्टेंस इन सीरीज, देखो HS/HP लिखा, लेकिन आया पैरेलल ऊपर में, तो पैरेलल का लिखा R/2, सीरीज में क्या है 2R है, 2R को लिख सकते हो 2R/1, तो 2R/1, ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा R × 1/2 × 2R,
आर ने आर को मार दिया, ये क्या बचा 1/4, यानी रेसिस्टेंस हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल इज द रेशियो ऑफ 1:4, यानी 1:4 का रेशियो आया। पहले सीरीज ही कह रहा था, हाँ सीरीज एंड पैरेलल बोल रहा था, तो 1:4 इज द ऑप्शन। और इसमें शायद ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ, हाँ ऑप्शन दिया हुआ 1:4 का ऑप्शन जो है वो सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आया? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से सांसों में बस जाना और क्वेश्चन को धीरे धीरे से समझ लेना, अच्छे से बनाते चलो, आसानी होगी। तो मैं तो बहुत प्यार से समझा रहे हैं 10th के अकॉर्डिंग। देख इरेज करें, कर दो ना सर, पूछते क्यों हो, आप जो करोगे हम लोग तैयार है। अच्छा मतलब आप लोग टैलेंटेड स्टूडेंट हो? नहीं सर, हम लोग वो स्टूडेंट है जो मम्मी पापा को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। मम्मी को लगना चाहिए ना कि हमारे बच्चे ने आज 2 घंटे का वीडियो देखा, यानी पढ़ा होगा। लेकिन सच्चाई है कि उस 2 घंटे में कुछ नहीं पढ़ता। आप मजाक उड़ा रहे हो सर, ये गलती हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा बता दिया। अब 5वें पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है हम बता देते हैं। तो याद रख लो, जो वोल्ट मीटर है उसको लिखो, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 ends of a conductor। और एक दूसरा टर्म आता है आमीटर। It is a device that is used to measure current in the circuit। और ये it is always connected in series with the circuit। सर्किट के हमेशा सीरीज में होता है। और वोल्ट मीटर it is connected in parallel with the circuit। अगर आपको इसका आंसर लिखना तो इतना लिख दो, कहानी खत्म, ये मत लिखो। फिर हम पूरा डिटेलिंग करेंगे और समझाएंगे कैसे बनाते हैं, डायग्राम बना के भी समझाएंगे। 10th में हो तो हम 10th के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर मान लो ऐसा सर्किट है तो अमीटर लगेगा पूरे में ऐसे। ये मान लो बैटरी है, ये स्विच है, ठीक, स्विच कनेक्टेड है, ये बैटरी का भी है, ये R1 है रेसिस्टेंस, R2 है, ये R3 है। अब इसका निगेटिव इधर है तो इसका भी अमीटर का भी निगेटिव इधर होगा, इसका पॉजिटिव इधर है तो अमीटर का भी पॉजिटिव होगा। यानी अमीटर का पॉजिटिव उसी साइड होता है जिधर बैटरी का पॉजिटिव, अमीटर का निगेटिव भी उसी साइड होता है जिधर बैटरी का निगेटिव। वोल्ट मीटर लगाना है तो यहां पर भी एक वोल्ट मीटर लगाओगे तो ये बताएगा कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पर भी एक वोल्ट मीटर लगाओगे जो बताएगा R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। और इसको अक्रॉस लगाओगे। अमीटर एक लगेगा सीरीज में और वोल्ट मीटर हर रेसिस्टेंस के लिए लगेगा। अगर यही पैरेलल सर्किट होता ऐसा पैरेलल बना होता तब भी यहां पर वोल्टेज है, मान लो V है, स्विच ऐसे भी बनाया जा सकता है, दोनों तरीके से बना के दिखा देते हैं। तो अमीटर अभी भी लगेगा ऐसा, बस अमीटर एक लगता है पूरे सर्किट का करंट। पॉजिटिव इधर है तो इधर पॉजिटिव, निगेटिव इधर है तो इधर निगेटिव। अब इस पैरेलल में क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो इन तीनों के लिए एक ही वोल्ट मीटर लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है तो हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस
सेम होता है, इसलिए तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 लगाना। अगर मान लो इसी सर्किट को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया जाए और यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा के ऐसे जोड़ दिया जाए तो यहाँ एक वोल्ट मीटर अलग से लगेगा जो इसके क्रॉस मान लो R1, R2, R3, R4 है, इसके क्रॉस नापेगा और इन तीनों के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा जो इसको नापेगा। तो ऐसा डायग्राम बनाया जा सकता है, देख लो, समझ लो, जा लिख लो इसको। लिख लिया, हट जाए हट जाए हट जाए हट जाओ सर, हट जाए हट जाए हट जाए हट जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपके लिए लग रहा होगा अरे सर ये सब तो जानते हैं। नहीं पढ़ी है, जो डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने आया है ऐसा बताएं कि उसको भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक हमने ये जो कृष्ण ने साफ कहा है गीता में वो तो हमने सुना दिया किसी जगह से देखकर। एक हमने खुद लिखा है, वो सुनोगे? सुना सर। हमने लिखा है, जाने ये जिंदगी क्या क्या करवाएगी, जाने ये जिंदगी क्या क्या करवाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, कौन बताएगा कि कब ये हंसाएगी और कब ये रुलाएगी, क्या जो बताएगा वो खुद अपनी जिंदगी कह पाएगा, और अगर कह पाएगा तो उससे बड़ा बदनसीब कौन कहलाएगा। जो बता दे कि हमारी जिंदगी कल क्या होने वाली है, उससे बड़ी बदनसीबी क्या। अरे यही एडवेंचर जो लाइफ की है, यही तो मजेदार है कि आज शाम के बाद कल सुबह क्या होगा नोबडी नोज, और इसी में लाइफ का मजा है। अच्छा सर, आपको बता दिया जाए कि आपके बोर्ड में 100% आने वाले हैं या 90% आने वाले हैं, अभी हम बता दें तो आप विश्वास करो 50% भी लेके नहीं आओगे, कभी आप सो जाओगे, कहोगे अरे इतना सारा परसेंट तो आ ही रहा है, क्यों पढ़ना। तो जो आने वाला भी था वो नहीं आएगा, यानी बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कुछ भी तुम्हारा कल नहीं होगा। जो कर्म आज करोगे उसी का फल कल मिलेगा। सिर्फ अच्छे अच्छे स्टेटस लगा के और बड़ी बड़ी बातें करके चीजें बदलती नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर और सीए और कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन ऐसे नहीं बनते कि बड़ा सा स्टेटस लगा दिया कि डॉक्टर इज दिस दैट। इससे कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, लगन लगानी पड़ती है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो मेहनत का देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। मेरा मेहनत में तो कुछ तो होता ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। किसी को मत कहो कि लक से किसी को कुछ मिला है, आज तक नहीं मिला है। अगर आपको गलत फहमी है तो उसका इतिहास देख लो। कहता है अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, एक कॉपर का वायर है, एक कॉपर का वायर है, कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर पूरा होता है ये वाला, डायमीटर दी गई है 0.5 मिलीमीटर। पहले भी बताया था कि जब भी कोई चीज मिलीमीटर में हो या किसी भी यूनिट में हो तो यूनिट मीटर में चेंज करना है, तो इसकी डायमीटर हो जाएगी 0.5 अपॉन मिली, सेंटी डेसीमीटर, यानी 1000 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर में चेंज होगा, यानी इसकी डायमीटर आ जाएगी 1 2 3 और डेसिमल आगे बढ़ाओ तो 0.1 2 3 5 मीटर आ जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.0005 अपॉन 2 मीटर, इसका रेडियस हो गया। एंड रेसिस्टिविटी, इसकी रेसिस्टिविटी मतलब रो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? लेंथ ऑफ वायर क्या होगा जबकि इसकी रेसिस्टेंस हमें रखनी है 10 ओम का, उसके लिए लेंथ ऑफ वायर कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये है। तो पहले क्वेश्चन के लिए आप यूज करोगे R इज इक्वल टू रो L बाय ए, यहां से L निकालना है, वही बोला तो A को इधर लेके आओ तो R इंटू ए, रो इधर आएगा अपॉन रो इज इक्वल टू L, यानी L बराबर आपको लगाना है R इंटू ए अपॉन रो। ठीक है। अच्छा, कहता है वाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। दूसरे पार्ट पे बाद में जाएंगे, ये पार्ट पे बाद में जाएंगे, पहले L निकाल लेते हैं फिर इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें 2 पार्ट है। कहता है कि इसके डायमीटर को हाउ मच डज द रेसिस्टेंस इफ द डायमीटर इज डबल, जितना भी डायमीटर उसको डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा वो बाद में देखेंगे।
पहले हम इस पे आते हैं। यहां से हमने बोला L निकालना है हमें, तो L इज इक्वल टू R की जगह है 10 ओम इनटू एरिया। अब हमें एरिया पहले निकालना होगा, तो एरिया किसका होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या होता है? बताओ। पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह डालोगे कुछ भी डाल लो, 3.14 इंटू या 22/7 भी डाल सकते हो, इंटू आर की जगह हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.005 अपॉन 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाओगे तो 3.14 इंटू 0.005 अपॉन 2 इंटू 0.005 अपॉन 2। इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे में 100, इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे में 1000, इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे में 1000, यानी एरिया बराबर क्या निकलेगा? 314 इंटू ये बच गया 5 इंटू 5 अपॉन 2 जा 4 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 1000। यहां से अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या है, एरिया हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व अगर हम करते हैं, इसको डायरेक्ट डाल दे, क्या नहीं, रुक जाओ। 314 इंटू 5 इंटू 5, ये थोड़ा आप एग्जाम में खुद से कर लोगे प्रैक्टिस। अभी अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ये ऊपर में आ गया 7850 अपॉन 4 इंटू, इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 टू द पावर 8। अब इसको डिवाइड कर दो 4 से, ये मिल गया एरिया की जगह पर मिल गया हमें, एरिया की जगह पे हमें आ गया 19, उसको 4 से डिवाइड किया तो 1962.5 इंटू 10 टू द पावर 8 को ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर -8, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी आर की जगह 10 ओम, ए की जगह पर 1962.5 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर अपॉन रेसिस्टिविटी की जगह पर क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 कट गया, 1 मीटर ने 1 मीटर को मार दिया, 1 ओम ने 1 ओम को मार दिया। ठीक है, एरिया जो निकाला उसको हटा ले, देखो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हटा ले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो निकाला है। कैसे निकाला वो निकाल के दिखा दिया ना, कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, अब यहां से आपके पास बचा L इज इक्वल टू 10 इंटू 1962.5 मीटर, और कुछ नहीं बचा ऊपर में, नहीं, अपॉन 1.6। इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर में 10, इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे में 10, ये 10 कट गया, तो L बराबर 10 इंटू करोगे इससे तो ये क्या मिल जाएगा 196,250 अपॉन 16 मीटर। लेंथ की यूनिट मीटर होती है तो मीटर आ गई। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलता है देख लेते हैं, 196,250 डिवाइडेड बाय 16। कहीं पे कोई यूनिट कन्वर्जन में कोई दिक्कत था, एरिया का डायमीटर था, मीटर में ओम था, ओम मीटर था, कहीं पे कोई गलती किया है हमने? ओहो, एरिया निकालने में गलती कर दी है। देखो कैसे कैसे कैसे, देखो तो एरिया जो हमने निकाला तो पाई आर स्क्वायर निकाला, तो पाई की जगह हमने डाला 3.14 इंटू आर की जगह हमने क्या डाला 0.1235 मीटर अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी 0.1235 मीटर अपॉन 2। इसको हटाया तो नीचे 100 आया, इसको हटाएंगे तो नीचे में 1 2 3 4 जीरो आएगा, 3 नहीं 4, और इसको भी हटाएंगे तो नीचे में 1 पर 1 2 3 4 जीरो आएगा। एरिया थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो ये जो भी आया था हमारे पास, तो यहां से हमारे पास
क्या बचा था, 2 2 जा 4, ऊपर में मल्टीप्लाई किया था, देखो देखो देखो, एरिया का थोड़ा गलती हो गया था, दोहराने की जरूरत नहीं, तो हमने 314 यहाँ पर 4 जीरो डाल दिया था, तो एक एक जीरो बढ़ गया ना, तो एक एक जीरो बढ़ा तो 2 डेसिमल और बढ़ा लेते हैं, आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, इंटू 5 7850 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 1962.5 आया, इंटू 10 टू द पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 8 नहीं है, -10 है, समझ गया ना कैसे, 10 टू द पावर 10 मीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पर 8 नहीं 10 टू द पावर -10 है, तो इससे काटोगे तो यहाँ पर -2 बच के रह जाएगा, यानी ओवरऑल यहाँ पर 10 टू द पावर -2 मीटर बच जाएगा, जो हमने डायरेक्ट काट दिया था। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे और इंटू 10 टू द पावर -2 को लिख सकते हो 1/10 टू द पावर 2, अब इसको डिवाइड करोगे 196250 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा लगभग 122.65 मीटर। ये डेसिमल हटाने में सिर्फ गलती की थी, यहाँ पर 3 जीरो डाल दिया था, 4 जीरो होगा ना, इससे कंफ्यूज नहीं करोगे ना। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द वायर 122.65। कब 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 कब, जब इसका डायमीटर इतना था, रो इतना था और रेसिस्टेंस इतना था, यानी यहां से आपको आर की वैल्यू मिल गई और लेंथ ऑफ द वायर आपको मिल गया 122.65 मीटर। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो जल्दी लिखो, एकदम कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। एरिया में थोड़ी सी गलती की थी, 10 टू द पावर -8 की जगह 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। इरेज करें, लिखो 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 लिखो, लिख लिया। अब इसी के दूसरे पार्ट में कहता है, इरेज कर दे, ये पहला पार्ट कंप्लीट, ये रहने देते हैं, यहां से सब हटा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान अभी पड़ गया, नहीं ध्यान पड़ता ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चंस को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, अभी ध्यान नहीं पड़ता, पूरी वीडियो में आपके लिए गलती हो जाती, आप बोलते सर बुक में आंसर कुछ और है, आपका कुछ और आ रहा है, तो ये गलती नहीं हुई। अब कहता है इसी के दूसरे पार्ट में, तो पहला पार्ट खत्म, यहां तक खत्म, कहता है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, इफ द डायमीटर इज डबल। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, इफ द डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर को डबल कर दोगे तब क्या होगा, यानी डायमीटर जो पहले था दूसरे पार्ट में कह रहा है कि डायमीटर को क्या कर दो, डबल कर दो। तो पहले डायमीटर क्या था 0.5 मिलीमीटर, इसको इंटू 2 कर दो तो ये आ गया 1.0 मिलीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करो तो 1/1000 मीटर, दैट इज 0.001, 1 2 3 है तो 2। ठीक है, ये आ गया इसका डायमीटर, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 0.001/2 मीटर। अब कहता है रेडियस है ये, आर मतलब रेडियस है। अब कहता है कि नया रेसिस्टेंस क्या होगा, ये रेसिस्टेंस अब खत्म, ये रेसिस्टेंस तब था जब डायमीटर ये था, अब नया रेसिस्टेंस क्या होगा, जब डायमीटर को डबल कर दिया तो रेडियस इतना आ गया। अब नया रेसिस्टेंस R डैश बराबर रो L/A, किसी भी वायर की रेसिस्टिविटी होती है ताकत, वो कभी चेंज नहीं होगी, उसकी जगह डालोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। लेंथ ऑफ वायर कभी चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा 122.65। एरिया अब चेंज हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह डालोगे 3 पॉइंट, देखो ना एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह डालोगे आप 3.14, रेडियस अब हो गया 0.001/2 का स्क्वायर, यानी 2 बार। अब इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे में अब वाकई 1000 आएगा, पिछली बार 10,000 आना था, वाकई 1000 आएगा, और इसको हटाओगे तो 100 आएगा। ऊपर में बचा 3.14, यानी 314, नीचे में बचा 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए टाइम लग गया। 314 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 78.5 इंटू, इसको ऊपर ले जाओगे ये आ गया 78.5, और 10 टू द पावर 8 को ऊपर ले जाओगे तो -8 मीटर स्क्वायर,
तो इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में था, ये मीटर स्क्वायर ने इस मीटर को और इस मीटर को काट दिया। अब जो भी आंसर आएगा वो ओम में आएगा। अब 10⁻⁻8 10⁻⁸ वाकई कट जाएगा, तो आपके पास बच गया 1.6 इंटू 122.65 आर डैश बराबर हो गया 196.24 डिवाइडेड बाय 78.5 ओम। ये आ गया 2.49 ओम, दैट इज 2.5 ओम। तो जब आप डायमीटर को डबल करोगे तो नया रेडियस 2.45 ओम आएगा, और जब डायमीटर यही था तो इस समय रेडियस था 10 ओम। क्वेश्चन को समझ गए? पक्का कंफ्यूजन नहीं हुआ। उसमें एरिया में बस एक डेसिमल हटाना में गलती कर दिए थे, फिर करेक्ट कर लिया, आप समझ जाओगे। इतना 10th में इतना बैल आप नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 पे आते हैं, इसको लिख लो। कितना देर हुआ? 1 घंटे हो गए ने। ओ भाई साहब, 1 घंटे 1 मिनट। तो एक काम करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं इसको, उसको दूसरे पार्ट में बना दे। पक्की वाली बात कि पूरा बना दे? नहीं, 2 पार्ट में कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक ना? तो यहां तक कर लो, ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसके दूसरे पार्ट में हम आपको इसका दूसरा बना देते हैं। 1 घंटा बहुत होता है किसी भी बच्चे के लिए पढ़ना। ठीक ना? तो दूसरे पार्ट में इसका हम दूसरा कर देते हैं कि एक ही पार्ट में करें। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करें? कितना क्वेश्चन है टोटल? 18 है ना। अभी हमने 6 किया है, 12 अभी और बका हुआ है, कम से कम 1.5 घंटे लग जाएंगे। नहीं, दूसरे पार्ट में कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, लिख लो, इसको बना लो। अभी हम जस्ट आपको दूसरे पार्ट में इसका हम बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो इतना बनाओगे फिर आपको दिमाग खुलेगा, फिर और बनाओगे और दिमाग खुलेगा। तो इसके दूसरे पार्ट में हम कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। ठीक है, बाय, लिख लो इसको।